हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस समझाया था। आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाओ जल्दी से क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। हेडिंग डाल देंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब मान लो आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है, हेलोजेंस की अमाउंट कितनी है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की क्वांटिटी की बात करनी है तो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्लियर है चीज। अगर हमें किसी दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन फिक्स है, लेकिन नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है वो पता करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अभी ध्यान देना, हेडिंग डाल के थोड़ा सा समझेंगे। अब एनसीईआरटी में तो क्या हो रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स दे रखे हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज दे रखी, उतना हम नहीं समझेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गोल्डन पॉइंट समझो। गोल्डन पॉइंट अगर आपको याद हो गया तो इस वाले टॉपिक में कुछ दम नहीं रहेगा, ये एकदम आपको कॉन्फिडेंटली समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं गोल्डन पॉइंट्स में क्या मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना। अगर हमें कार्बन का एस्टिमेशन करना है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, अगर हमें यह पता करना है तो हम कार्बन को कन्वर्ट करेंगे CO2 में। हमें यह याद होना चाहिए कि जब भी कार्बन का एस्टिमेशन करेंगे तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। अगर हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वाटर में। ये जनरली आपको याद होता ही है, बहुत ईजी है। आगे बात करते हैं, अगर हमें हेलोजेंस का एस्टिमेशन करना है तो हेलोजेंस को हम AgX में, सिल्वर हैलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या डाल के कन्वर्ट करते हैं ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ है, आज भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हमें सल्फर का एस्टिमेशन करना है तो सल्फर के एस्टिमेशन में हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट की। सल्फर को हम कन्वर्ट करते हैं बेरियम सल्फेट में, तब हम उसका एस्टिमेशन कर पाते हैं। ये अगर आपको याद हो गया तो फिर इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं फास्फोरस की। अगर हमें फास्फोरस दिया हुआ है और उसका एस्टिमेशन करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो वही जो पिछले लेक्चर में हमने 1877 की क्रांति की बात की थी, 1877 याद है आपको। हमने बात की थी अमोनियम, बड़ा सा कंपाउंड था वो, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, इसकी हमने बात की थी। इसका मोलर मास हमने लिखा भी था पिछले लेक्चर में। इसका मोलर मास होता है 1877, 1877। तो 1877 की क्रांति से इसका लेना देना है। और इसका कलर भी आपको याद होना चाहिए, कैनरी येलो कलर होता है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो देखना, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ फास्फोरस की मैं बात करता हूं। फास्फोरस में या तो हम उसे अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट में कन्वर्ट कर दें, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, उसे हम Mg2P2O7, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, चाहो तो लिख देना मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। फास्फोरस का एस्टिमेशन में हम अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट या फिर उसे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मोलर मास भी चाहो तो याद कर लेना, 222 होता है। मोलर मास भी इसका याद हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर मुझे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, अगर मुझे नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो मेरे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड जिसमें मैं नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर देता हूं, और दूसरा मेथड जिसमें मैं नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उसका एक स्पेशल नाम है, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शायद आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे। किशन बोल रहा है सर ड्यूमास मेथड। जिन्होंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है उसे याद रहेगा। नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट करते हैं तो उस मेथड का नाम होता है ड्यूमास मेथड। अगर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नाम होता है ज़ेल्डाल मेथड। और ये नाम आपने मेरे से पहले भी सुना होगा, बेक टाइट्रेशन में मैंने आपको समझाया था ये ज़ेल्डाल मेथड। जिसने भी ज़ेल्डाल मेथड का लेक्चर नहीं देखा है, बेक टाइट्रेशन और ज़ेल्डाल का मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं आप। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो जाएगा ये।
अच्छा अभी ध्यान दो, ये अगर गोल्डन पॉइंट्स आपको याद हो गए कि कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन वाटर में, सल्फर बेरियम सल्फेट में, हेलोजन AgX में, फॉस्फोरस दो तरीके से, 1877 की क्रांति या फिर 222 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, नाइट्रोजन या तो N2 में या फिर अमोनिया में। अगर ये गोल्डन पॉइंट्स याद हो गए तो इस टॉपिक में कुछ नहीं बचेगा। चलो आगे समझते हैं, लिख दो जल्दी से, ये सब लिख दिया सभी ने साथ के साथ ही, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, अब इंडिविजुअली मैं बात करता हूं। अगर हमें कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करना है तो हमें बात है सर, कार्बन तो हमने कन्वर्ट किया था अभी CO2 में, और हाइड्रोजन को हमने कन्वर्ट किया था वाटर में, ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बन के लिए। कार्बन के लिए ध्यान देना, हमें क्या रहेगा क्वेश्चन में, हमें जब भी क्वेश्चन देके रखेगा हमें CO2 का मास देके रखेगा। अभी मुझे बताओ, अगर CO2 का मास पता है तो क्या मैं CO2 के मोल्स निकाल सकता हूं? अगर मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान देना ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं बात कर रहा हूं, कार्बन प्रेजेंट है और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया CO2 में, तो सारा का सारा कार्बन कहां से आ रहा है सर? CO2 में जो कार्बन है सारा का सारा आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। समझ में आती बात? तुम्हें इस CO2 का मास देके रखेगा। अगर तुम्हें CO2 का मास पता है तो क्या CO2 के मोल्स आ जाएंगे? समझ में आती बात? अगर CO2 के मोल्स आ गए तो क्या कार्बन के मोल्स आ जाएंगे? सर वो भी आ जाएंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा वेट ऑफ CO2 अपॉन में मोलर मास। मोलर मास तो CO2 का हम जानते ही है सर, वेट ऑफ CO2 में देके रखिएगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में देके रखिएगा तुम्हें। मोलर मास तुम जानते हो CO2 का इतना होता है। अभी मुझे बताओ, जितना कार्बन के मोल्स है उतने मोल्स तुम्हारे जितने मोल्स CO2 के हैं उतने ही मोल्स तुम्हारे पास हो जाएंगे कार्बन के। तो मैं यहां से बोल दूंगा मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा तुम्हारे पास वेट ऑफ CO2 अपॉन में 44। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं पहली बार थोड़ा डीप में समझा रहा हूं। आगे बात करते हैं, अगर मुझे कार्बन का मोल्स पता चल गए तो मोल्स से मैं कार्बन का मास तो निकाल ही सकता हूं। वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा सर? हो जाएगा वेट ऑफ CO2 अपॉन में 44 इंटू कार्बन का मोलर मास कितना सर? कार्बन का मोलर मास 12। तो ये ग्राम तुम्हारे पास आ गया। अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे बताओ तुमने क्या किया सर? कार्बन CO2 में कन्वर्ट किया, CO2 का मास तुम्हें दिया होता डिवाइड बाय मोलर मास, तो CO2 के मोल्स आ गए। CO2 के मोल्स से मैंने कार्बन के मोल्स लिख दिए। कैसे लिख दिए सर? CO2 के एक मोलिक्यूल में एक कार्बन था, तो इसके अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल ही कार्बन रहेगा। तो जितने मोल CO2 के रहेंगे उतने ही मोल्स तुम्हारे पास रहेंगे कार्बन के। समझ में आती बात? मोल कॉन्सेप्ट है। मोल्स आ गए CO2 के, कार्बन के मोल्स आ गए, सॉरी, तो कार्बन के मोल्स आ गए तो कार्बन का मास भी आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर कार्बन का मास तुम्हारे पास आ चुका है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे लिखेंगे सर? परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास हो जाएगा खुद का मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100। टोटल मास किसका लोगे? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हें दिया रहेगा। तो तुम्हें दो वैल्यू हमेशा देके रखेगा, कितने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है और कितने ग्राम तुम्हारे पास CO2 बन रही है, दोनों वैल्यू तुम्हें देके रखेगा। तो बताओ जल्दी से, मैं लिख दूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, यही मेथड 4-5 बार वापस रिपीट होने वाला है, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वेट ऑफ कार्बन की वैल्यू ऊपर से रख रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास परसेंटेज कार्बन का फॉर्मूला जो बन रहा है, बट मैं फॉर्मूला याद नहीं करना पसंद करूंगा, देख लेना तुम्हें जो लगे। फॉर्मूला याद करना है तो वो भी कर सकते हो। वेट ऑफ कार्बन की वैल्यू, ये जो वेट ऑफ कार्बन की वैल्यू मैं ऊपर से रख रहा हूं, कितना आ जाएगा सर? वेट ऑफ CO2 अपॉन में 44 इंटू 12 डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है एज इट इज, चाहो तो याद कर लो, नहीं चाहो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें प्रोसीजर समझ में आ चुका है। सेम केस अगर मैं बात करता हूं, ये वाला मेथड, सेम मेथड हम हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन के लिए मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अब कैसे? ध्यान देना, परसेंटेज हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं,
हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा सर, मोल्स ऑफ H2O। हमें वाटर का मास देके रखेगा क्वेश्चन में, तो वाटर का मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना, 18। ये समझ में आता है सभी को। अब मुझे बताओ, अगर मोल्स ऑफ वाटर पता है तो क्या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, सर डेफिनेटली आ जाएंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 मोल्स हैं, देखो एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल जब इसका लिया जाएगा तो उसके डबल हाइड्रोजन रहेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसके डबल हो जाएंगे। मैं लिख दूंगा वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, इतने मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आ जाए तो मास भी आ ही जाएगा। बताओ जल्दी से, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा सर वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय 18 इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास, सर वो तो 1 ही होता है, तो 1, इतना ग्राम तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मास आ चुका है तो बताओ जल्दी से, परसेंटेज हाइड्रोजन नहीं आ पाएगी, आ जाएगी सर। खुद का मास वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में टोटल मास वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बताओ जल्दी से परसेंटेज हाइड्रोजन हमारे पास सीधा हम बोल देंगे सर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और वेट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई 18 इंटू 2, ये तो आ गया तुम्हारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे पास आ गया। फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया सभी को। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए बना दिया कि तुम चाहो तो ये याद कर लो, और तुम्हें लगता है कि सर ये याद करने से अच्छा तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार ऐसा किया है, हमें सब याद है, हमें केवल मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। मोल्स ऑफ वाटर से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मोल्स मास ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन का मास आ गया तो मैं बोलूंगा परसेंटेज हाइड्रोजन लेना है ना, खुद का मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100 कर देंगे। बना लो इसे भी, बना लो इसे भी। क्लियर है चीज सभी को, समझ में आना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है, CO2 का मास दिया हुआ है, तो परसेंटेज कार्बन पूछेगा, बता देना, बता देना। सिंपल है, तुम्हें मास ऑफ कार्बन निकालना है, मास ऑफ कार्बन निकल जाएगा तो मास ऑफ कार्बन अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फिर वाटर का मास दिया रहेगा तो वाटर के मास से तुम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाल देना ऊपर, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा परसेंटेज हाइड्रोजन। मैं यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे हेलोजेंस का एस्टिमेशन, वहां एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसे लिख दो। ये तो केवल बहुत इजीली आपसे सोल्व हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे हेलोजेंस की, और इसमें मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी मैं बात कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है वो। चलो आ जाओ जल्दी से हेलोजेंस पे। हेलोजेंस में हमने बात की थी, हम हेलोजेंस को कन्वर्ट कर देंगे AgX में। तो ध्यान देना यहां पर क्या होता है, स्पेशली थ्योरी है थोड़ी सी कि केरियस मेथड यूज किया जाता है। केरियस मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर केरियस ट्यूब का यूज किया जाता है, बस इसलिए अपन बोल दे रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मान लो हेलोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं, केरियस ट्यूब में लेकर AgNO3 और HNO3 दोनों मिला के हीट कर देते हैं, साथ में हीट भी दे देते हैं, हीट कर देते हैं। तो जितना भी हेलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है सारा का सारा AgX में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कार्बन है तो CO2 में, और हाइड्रोजन है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। हमें तो AgX का PPT मिल जाता है, उसे हम सेपरेट करके एस्टिमेशन करते हैं। समझ में आ रही बात। तो तुम्हें क्या देगा क्वेश्चन में, हमेशा तुम्हें AgX का मास देके रखेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी देके रखेगा। समझ में आती है बात। हम AgX में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो मुझे बताओ अगर मैं बात कर रहा हूं AgCl होगा, AgCl हो सकता है AgX के रूप में। तो मैं पहली बात कर रहा हूं AgCl, अगर मैं ऐसे देखो, पहला केस, अगर मुझे Cl का एस्टिमेशन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, AgCl बनेगा, और AgCl का तुम्हें मास देके रखेगा। तो मुझे बताओ मैं मोल्स ऑफ AgCl निकालूंगा। मोल्स ऑफ AgCl कैसा आएगा सर, वेट अपॉन में मोलर मास, वेट ऑफ AgCl
अपॉन में मोलर मास, AgCl का मोलर मास बताओ जल्दी से। सर सिल्वर होता है 108, क्लोरीन होता है 35.5, तो ये हो जाता है 143.5। देखो जल्दी से सर 143.5 से डिवाइड कर दोगे, हमारे पास मोल्स ऑफ AgCl आ जाएंगे। मोल्स ऑफ AgCl आ गए तो इतने ही मोल्स, ध्यान देना, AgCl के जितने मोल्स है उतने मोल्स किसके रहेंगे, क्लोरीन के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लोरीन है। तो मैं डायरेक्टली क्या क्लोरीन का मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसे भी लिख ही देता हूँ, मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन भी एज इट इज आ जाएगा वेट ऑफ AgCl अपॉन में 143.5। समझ में आता है बात, समझ में आ रही बात? अच्छा आ जाओ जल्दी से, यहां मोल्स आ गए तो मास आ जाएगा वेट ऑफ Cl। वेट ऑफ Cl बता दो जल्दी से। सर वेट आ जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, तो वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाई 143.5 इंटू 35.5, ये तुम्हारे पास मास आ गया AgCl का। क्लोरीन का मास आ गया तो मुझे बता दो परसेंटेज तो आ ही जाएगा। परसेंटेज कैसे आएगा? सर परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास Cl का खुद का मास अपॉन में टोटल मास, टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। तो यहां पर मैं बोल देता हूं वेट ऑफ AgCl अपॉन में 143.5 इंटू 35.5, ये तो आ गया हमारे पास वेट ऑफ Cl अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा अब तो, ये बहुत इजीली, ठीक है ना। चलो लिख दो इसे भी जल्दी से। अब अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, अगर मैं डायरेक्टली ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्टली AgBr की बात करता हूं तो मुझे बताओ जल्दी से, ब्रोमीन का एस्टिमेशन अगर मुझे करना है तो ब्रोमीन के एस्टिमेशन में मैं क्या बोल सकता हूं, सर हमें AgBr बनाना है और AgBr का मास और देके रखेगा, तो मैं डायरेक्टली बोल दूं क्या, देखो ध्यान दो, वेट ऑफ ब्रोमीन में डायरेक्टली लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे डायरेक्टली वेट ऑफ ब्रोमीन? डायरेक्टली कैसे? सर मास दिया है ना, वेट ऑफ AgBr आएगा, वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgBr। बताओ मोलर मास ऑफ AgBr 108 प्लस ब्रोमीन होता है 80, 188, तो ये हो जाएगा 188। देखो ध्यान से, ये आ गए मोल्स ऑफ AgBr। जितने मोल्स ऑफ AgBr है उतने मोल्स ऑफ ब्रोमीन रहेगा, केवल मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली मास से, मैं हटा रहा हूं, इसे को मल्टीप्लाई कर दो तुम 80 से, इसके मोलर मास से 80 से, तो तुम्हारे पास आ गया मास ऑफ ब्रोमीन। देखो डायरेक्टली मैंने वो जो प्रोसीजर समझाया था उसी से किया। मास ऑफ AgBr तुम्हें क्वेश्चन में देके रखेगा, डिवाइड बाय मोलर मास किया तो मोल्स ऑफ AgBr आ गया। क्योंकि AgBr में एक ही ब्रोमीन है तो उतने ही मोल्स ब्रोमीन के हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास किया तो मास ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा। समझ में आता है ये? अब अगर बताओ मास आ गया तो परसेंटेज नहीं आएगा, सर खुद का मास अपॉन में टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100, लिख दो उसे भी। परसेंटेज Br अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा, परसेंटेज Br हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ AgBr अपॉन में 188 इंटू 80 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, लिख दो जल्दी से, इंटू 100। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से आयोडीन का बना के देखो। ब्रोमीन का तो समझ में आ गया, वेरी क्या हो रहा है, वेरी केवल AgI हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ AgI का मास और यहाँ पर आयोडीन का मास, सिंपल, लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। अच्छा आ जाते हैं थर्ड पे। अगर मुझे आयोडीन का एस्टिमेशन करना होता तो आयोडीन के एस्टिमेशन में मैं क्या बोलता, डायरेक्टली सर परसेंट में बोलता सबसे पहले वेट, हमें AgI बनाना है, AgI का मास तुम्हें देके रखेगा, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली वेट ऑफ आयोडीन। बताओ जल्दी से कैसे बोलेंगे, बताओ जल्दी से। सर हम लिख देंगे वेट ऑफ AgI डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgI। तो ध्यान दो 108 और 127, बताओ कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, कितना हो गया, 8 और 7 15 और 3 और 2 235 हो जाएगा ये। अच्छा आ जाओ जल्दी से, ये मैं हटा रहा हूं,
वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgI इनटू मास ऑफ आयोडीन 127, ये तुम्हारे पास आ जाएगा ग्राम। अब बताओ मास आ गया AgI, आयोडीन का मास आ गया, तो परसेंटेज तो आ ही जाएगा ना। परसेंटेज आयोडीन क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयोडीन हो जाएगा खुद का मास अपॉन में, मतलब ये 235, ये तो खुद का मास ही चल रहा है अभी तक। आयोडीन का मास अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से सभी। ये फॉर्मूला बन गया। हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या सर? हमें वो गोल्डन पॉइंट, जो गोल्डन पॉइंट आपने बताया था हेलोजेंस को AgX में कन्वर्ट करेंगे, वो याद है बस, फिर तो तुमसे आंसर आ जाएगा। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं इसके ऊपर, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है जेई मेंस में, लिख देना जेई मेंस 2015 में आया हुआ है ये। और ऐसा इजी क्वेश्चन दोबारा फिर से आ सकता है। अगर किसी ने केरियस मेथड ही नहीं पता, उसको तो आगे समझ में भी नहीं आने वाला क्या होने वाला है। और जिसने केरियस मेथड पढ़ा हुआ है वो तो बोलेगा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, चलो इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देना। इन केरियस मेथड 250 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr, फाइंड परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तुम्हें मोलर मास ऑफ सिल्वर और मोलर मास ऑफ ब्रोमीन तुम्हें दिया हुआ है। बताओ जल्दी से, हमें ब्रोमीन बनाना है, ब्रोमीन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो AgBr बनाना पड़ेगा। AgBr का मास दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया, परसेंटेज ब्रोमीन पूछ रहा है यार। फॉर्मूला नहीं याद है मुझे, चलो जान दो, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, मैं कैसे सोल्व करूंगा इसे? सर मुझे सबसे पहले ब्रोमीन का मास निकालना है, तो मुझे बता दो जल्दी से ब्रोमीन का मास कैसे निकलेगा? वेट ऑफ ब्रोमीन डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या मैं? सर हमें सिल्वर का AgBr का मास पता है ना, AgBr का मास 141 इंटू 10⁻³ मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका लेना है? AgBr का, वो हो जाएगा तुम्हारे पास 188। ये हो गया मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ AgBr इतने मोल्स ऑफ ब्रोमीन हो जाएंगे, ब्रोमीन के मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो ब्रोमीन के मास से 80 से, तो ये तुम्हारे पास आ गया ग्राम, ब्रोमीन का मास आ गया। अब बताओ ब्रोमीन का मास आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने हमें दिया हुआ है 250 मिलीग्राम, तो बस अब आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ब्रोमीन कैसे देखोगे? परसेंटेज ब्रोमीन हो जाए तुम्हारे पास 141 इंटू 10⁻³ अपॉन में 188 इंटू 80, ये तो मास ऑफ ब्रोमीन हो गया। टोटल 250 इंटू 10⁻³ इंटू 100। अब इसे सोल्व करते रहना आप आराम से, सोल्व हो जाएगा। ये 10⁻³ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप सोल्व करना, मैं आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। लिख दो इसे जल्दी से। ये जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजीली सोल्व हो जाएगा, आप सभी से हो जाएगा। चलो लिख दो इसे। दोबारा एक बार और ओवरव्यू में दे देता हूं। हमें ब्रोमीन का परसेंटेज फाइंड आउट करना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमने AgBr बनाया, AgBr का मास उन्होंने हमें दे दिया, मास पता है AgBr का, तो डिवाइड बाय मोलर मास कर दो AgBr से, तो मोल्स आ जाएंगे। AgBr के मोल्स आ गए, उतने ही मोल्स किसके हो जाएंगे? ब्रोमीन के, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही ब्रोमीन है। दो ब्रोमीन होते, अगर मान लो कुछ होता है कि हमने AgBr2 बना, वैसे तो बनेगा नहीं, अगर Br2 होता तो फिर जितने मोल्स उसके होते उसके डबल ब्रोमीन के होते। मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ब्रोमीन कर देंगे, हमने वही किया। मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स हो गए, मोल्स इनटू मोलर मास ब्रोमीन का, तो ये मास ऑफ ब्रोमीन आ गया। मास ऑफ ब्रोमीन आ गया डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कर दिया, तो तुम्हारे पास परसेंटेज आंसर आ जाएगा। लिख दो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है सल्फर के बारे में, कुछ नहीं है। सल्फर को क्या करेंगे हम? मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, हम केरियस ट्यूब में डाल के HNO3 डाल के हीट कर देते हैं। जैसे हीट किया, सारा का सारा सल्फर ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है H2SO4, सारा का सारा सल्फर बना लेता है H2SO4, और H2SO4 से हम क्या करते हैं आगे, एक्सेस अमाउंट में BaCl2 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेरियम क्लोराइड।
एक्सेस अमाउंट में मिला देते हैं ताकि जितना भी H2SO4 का सल्फर है सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए BaSO4 में, BaSO4 में बना ले। अब ये BaSO4 का जो पीपीटी हमें मिल जाएगा, हमें बताओ, हमने गोल्डन पॉइंट्स में लिखा था सबसे पहले, सल्फर को हम कन्वर्ट करेंगे BaSO4 में। तुम्हें क्या करेगा, BaSO4 का मास देके रखेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास देके रखेगा, परसेंटेज सल्फर पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोल्ड है, देख लेना। अभी अपन बात करते हैं सल्फर का एस्टिमेशन। हमने देखा सर BaSO4 बनाएंगे, BaSO4 का मास तुम्हें दिया रहेगा। इसका मोलर मास देखो सबसे पहले, मोलर मास मुझे तो याद है 233। कैसे देखा है ये, ध्यान दो। बेरियम जो होता है ना 137 होता है, 137 ये और 96 सल्फेट होता है। तो हो जाएगा तुम्हारे पास 7 और 6 13, 9 और 4 13 और 2, 233 ग्राम मोलर मास होता है बेरियम सल्फेट का। याद भी हो जाना चाहिए, हटा दूं ये, लिख दो। बेरियम सल्फेट का मोलर मास है 233 ग्राम। आ जाओ जल्दी से, मुझे बताओ सबसे पहले वेट ऑफ सल्फर। सर वेट ऑफ सल्फर हम देखेंगे, इसका मास दिया रहेगा हमें क्वेश्चन में, हम लिख देंगे वेट ऑफ BaSO4 डिवाइड बाय उसका मोलर मास 233। ये तो मोल्स आ गए बेरियम सल्फेट के, उतने ही मोल्स हो जाएंगे सल्फर के। सल्फर का मोल्स पता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, सल्फर का मोलर मास 32। ये आ जाएगा हमारे पास सल्फर का मास। वेट ऑफ सल्फर आ जाएगा यहां से। अगर वेट ऑफ सल्फर आ गया तो परसेंटेज भी आ जाएगा। परसेंटेज सल्फर हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ BaSO4 डिवाइड बाय 233 इंटू 32 डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। कोई दिक्कत है, कोई हानि हैरानी परेशानी डिफिकल्टी कठिनाई कुछ है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिख दो जल्दी से। अभी तक हमने जो पढ़ा थोड़ा सा और रिवाइज कर लो। सर हेलोजेंस को हमने AgX में कन्वर्ट किया, सल्फर को हमने बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट किया, कार्बन को हमने CO2 में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन को हमने वाटर में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास आने वाला है फॉस्फोरस। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में हमने दो बात की थी, मैग्नीशियम पायरोसल्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, या फिर हम बोल देंगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। चलो देखते हैं। फॉस्फोरस में हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी फॉस्फोरस था HNO3 डाल के हीट किया तो वो बना देगा तुम्हारे पास H3PO4। H3PO4 में आगे रिएक्शंस करवा के, अब कंपाउंड्स में नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हमें केवल इसका लेना देना है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। इसका नाम लिख देना और मोलर मास पता होना चाहिए 1877। इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़े का मोलर मास निकालने बैठेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। आ जाओ, इसका भी मोलर मास हमें पता है सर 222 होता है। इसका नाम भी चाहो तो लिख देना मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट लिख दो। इसका जो कलर होता है कैनरी येलो होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने इसे येलो से लिख दिया है। आ जाओ, अब हमें ध्यान दो, अगर हमें NH4 का होल थ्राइस, अगर हमें NH4 का होल थ्राइस PO4 12 इसका अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का हमें मास दिया हुआ है, मान लो इसका मास दिया हुआ है, इसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, अमोनियम है ना A, फॉस्फो P, मोलिब्डेट APM का मोलर मास अगर हमें दिया हुआ है, इसका मास तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ फॉस्फोरस, वेट ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा इसका मास, तो मैं बोलता हूं वेट ऑफ APM अपॉन में 1877, इतने मोल्स हो जाएंगे फॉस्फोरस के। अब फॉस्फोरस का मास कितना, सर इसका मोलर मास होता है 31, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा मास ऑफ फॉस्फोरस। समझ में आता है? अब मास ऑफ फॉस्फोरस पता है, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा फॉस्फोरस का परसेंटेज में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर।
लिख दो इसे। फिर आगे आ जाओ, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है, अगर आपको पायरोफॉस्फेट दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है Mg2P2O7, इसका नाम भी लिख देना पायरो, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट। अभी ध्यान देना, अगर आपको इसका मास दिया हुआ है पायरोफॉस्फेट का, तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ फॉस्फोरस बराबर, बताओ जल्दी से सर, इसका मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मास हमें मान लो वेट ऑफ, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं MPP, चलेगा ना। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट को मैंने शॉर्ट में MPP लिख दिया। ध्यान दो, वेट ऑफ पायरोफॉस्फेट हमें दिया हुआ है डिवाइड बाय उसका मोलर मास 222। अभी मुझे बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है यहां पर ये चीज, इसमें इसके एक मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस है सर? 2। अगर हमने इसके मोल्स पता है तो फास्फोरस के मोल्स कितने हो जाएंगे? उसके डबल। तो मुझे यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से पहली बार। तो क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि यहां पर फास्फोरस की एटोमिसिटी 2 है। समझ में आ रही बात? जितने मोल्स इसके मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के होंगे उसके डबल मोल्स हो जाएंगे फास्फोरस के। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब तुम मल्टीप्लाई कर दो फास्फोरस के मोलर मास से, तो यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा मास। ये मास ऑफ आ जाएगा तुम्हारे पास फास्फोरस। अगर मास ऑफ फास्फोरस आ गया तो बता दो जल्दी से, परसेंटेज कैसे लिखोगे? परसेंटेज लिखोगे वेट ऑफ फास्फोरस डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। लिख दो इसे जल्दी से, लिख दो इसे जल्दी से। तो क्या ये याद करने की जरूरत है क्या सर? ये तो हम बना लेंगे खुद से, हमें केवल गोल्डन पॉइंट है ना वो याद करना पड़ेगा। अगर वो गोल्डन पॉइंट्स याद हो गए तो ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो सोल्व कर लेना, बन जाएगा। आपको वेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट दिया रहेगा और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिया रहेगा, बन जाएगा आपसे। आ जाओ अब हमारे लास्ट टॉपिक पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में हमने बात की थी, 2 मेथड होते हैं। पहला होता है ड्यूमास, जिसमें हम नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा मेथड होता है जेल्डाल। जेल्डाल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, उसे भी समझेंगे। आ जाओ इस पे जल्दी से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में CuO डाल के हीट कर दोगे तो सारी की सारी नाइट्रोजन जो है N2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब होता क्या है, ये जो N2 रिलीज हो रही है, N2 गैस रिलीज हो रही है, इस N2 गैस को अपन एक वेसल में कलेक्ट करते हैं। उस वेसल में कलेक्ट करते हैं तो वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कलेक्टेड ओवर वाटर लिख देना यहां पर, कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर बोलो चाहे एक्वस सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। अब क्या होता है ना, जिस वेसल में हम N2 को कलेक्ट करते हैं उस वेसल में हम नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेजर करते हैं। नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में मेजर करके दे देगा। उस वेसल में जो प्रेशर हमें मिल रहा है, वो प्रेशर, नाइट्रोजन जो प्रेशर दे रही है वो भी हमें मिल जाता है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने कभी गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा कि जब किसी गैस को किसी एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर अपन कलेक्ट करवाते हैं तो वहां पर जो प्रेशर मिलता है वो टोटल प्रेशर होता है किस किस का? एक तो एक्वस टेंशन का प्लस ड्राई गैस का। समझ में आती बात? और हम जो PV बराबर nRT लगाते हैं, PV बराबर nRT, ये PV बराबर nRT जब लगाते हैं तो ये जो P प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है ड्राई गैस का। ये आपको पता होना चाहिए, पता भी है सभी को। ये जो प्रेशर होता है किसका होता है? ड्राई गैस का होता है। लेकिन अभी हमें जो ड्यूमास मेथड में जो टोटल प्रेशर मिलता है, ड्यूमास मेथड में जो नाइट्रोजन का प्रेशर मिलता है, वो प्रेशर ये वाला प्रेशर नहीं मिलता, वो मिलता है टोटल जो ड्राई गैस प्लस वो जो एक्वस टेंशन है उसका प्रेशर मिलता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात यही आती है, क्या आती है ध्यान देना, इसके लिए एक अलग प्रोसीजर ही होता है। हमें जो प्रेशर मिलता है P, वो होता है प्रेशर ऑफ वेट गैस, प्रेशर ऑफ वेट गैस। ये हमेशा क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रेशर देगा, हमें साथ में वो एक्वस टेंशन भी देके रखेगा, हमें वो साथ में एक्वस टेंशन भी देके रखेगा। तो मैं बोल दूंगा P प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हो जाएगा प्रेशर ऑफ वेट गैस माइनस प्रेशर ऑफ एक्वस
टेंशन, ये लिख दो। हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो है N2 का वो निकालना रहेगा। हमेशा वेट गैस का प्रेशर हमें देके रखेगा, उसमें से एक्वस टेंशन का प्रेशर जो है वो माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा ड्राई गैस का प्रेशर। अगर ये आ गया तो ध्यान देना ड्यूमास मेथड में क्या होता है। ड्यूमास मेथड में आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर देके रखेगा, प्रेशर देके रखेगा, लेकिन प्रेशर कौन सा देके रखेगा, वेट गैस वाला। उसमें से एक्वस टेंशन हटाओगे तो तुम्हारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम्हें प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, आर तुम जानते ही हो, तो क्या मोल से नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम भी तुम्हें देके रखेगा, उस गैस का, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम भी तुम्हें देके रखेगा। तो पीवी बराबर एनआरटी से मोल्स आ जाएंगे। पीवी बराबर एनआरटी से अगर N2 के मोल्स आ गए तो मास तो आ ही जाएगा ना। तो बताओ, ध्यान दो, ये लिख दो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब हम क्या करेंगे, ड्यूमास मेथड में पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे, और पीवी बराबर एनआरटी जैसे लगाएंगे तो मुझे यहां से मोल्स मिल जाएगा, मोल्स हो जाएगा। और ये पी जो है ना ड्राई के लिए लगाना, ड्राई मैं लिख देता हूं, पी ड्राई वी अपॉन में आर टी, ये लिख दो जल्दी से। अब मोल्स आ जाएंगे N2 के, ये मोल्स ऑफ N2 है। मोल्स ऑफ N2 अगर आ जाएंगे तो मुझे बताओ मास आ जाएगा, मास आ जाएगा तो परसेंटेज भी आ जाएगा। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। इसके बाद हम बोले मोल्स से हम मास निकालेंगे N2 का, मास से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये प्रोसीजर लिख दो आप जल्दी से, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करवाता हूं अभी, ये लिख दो जल्दी से। अब तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलती है, वो मेथड भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट पहले मुझे एक क्वेश्चन इसका करवाने दो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी ने क्या किया है। ये लिख दो जल्दी से। इसमें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें N2 का, हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से N2 बनाई है, उस N2 का वॉल्यूम हमें पता है, उस N2 का प्रेशर हमें पता है, लेकिन प्रेशर कौन सा पता है, वेट गैस का। उसमें से एक्वस टेंशन हटा दोगे तो ड्राई गैस का हमें प्रेशर पता चल जाएगा। ड्राई गैस का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अगर मोल्स आ गए तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे पास आ जाएगी। लिख दो। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ड्यूमास मेथड 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे दिया, कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 715 mm Hg, ये Hg है, मेंशन नहीं किया चलेगा, 715 mm Hg प्रेशर दे दिया उन्होंने। लेकिन ये प्रेशर जो दिया है तुम्हें पता होना चाहिए, गैस कलेक्टेड ओवर एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये जो टोटल प्रेशर है ये वेट गैस का प्रेशर है। इसमें से तुम एक्वस टेंशन हटाओगे, दिया है क्या, हाँ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, ठीक है, परसेंटेज निकालना है, पहले मास निकालना पड़ेगा, मास से पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। आ जाओ, एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन हो जाएगा 15 mm Hg। यहां भी mm Hg देना चाहिए था, नहीं दिया चलेगा। अब हमें ध्यान देना, हमें टोटल प्रेशर दिया है, एक्वस टेंशन हटा दो तो हमारे पास आ जाएगा सीधा ड्राई गैस का प्रेशर। मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली सॉल्यूशन P ड्राई N2 मतलब जो N2 हमारे पास एक्चुअल में थी उसका प्रेशर है, ये हो जाएगा 715 माइनस 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 700 mm Hg। कोई दिक्कत नहीं है। mm Hg को हम पहले 700 डिवाइड बाय 760 लिख देते हैं, ताकि हमारे पास प्रेशर आ जाएगा ATM में। ये भी समझ में आता है आप सभी को। mm Hg डिवाइड बाय 760 किया तो प्रेशर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, लिख दो। बताओ आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ N2 उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है वॉल्यूम, 50 ml, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम 50 ml दे दिया, टेम्परेचर हमें दे दिया 300 केल्विन। अब बताओ यार जल्दी से, प्रेशर पता चल गया तुम्हें, वॉल्यूम पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, आर तो तुम जानते ही हो, आर जानते हो ना, आर क्या होता है 0.0821, लिख दो, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
तो मैं यहां पर लिख दूंगा मोल्स हो जाएगा पीवी अपॉन में आरटी, पीवी अपॉन में आरटी, तो पी हमारे पास 700 डिवाइड बाय 760, वी वॉल्यूम 50 ml, ml है तो लीटर में बदलना पड़ेगा 10⁻³ डिवाइड बाई आर की वैल्यू 0.0821 है, 0.0821, टी टेम्परेचर 300 केल्विन। इसे सोल्व कर देना, इसे सोल्व कर देना। ये तो तुम्हारा आ गया मोल्स। अब मुझे बताओ मोल्स आने के बाद में वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे आएगा? सर वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा हमारे पास, देखना 700 इंटू 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 760.0821 इंटू 300, ये मोल्स थे, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है सर? 28 होता है, 28 होता है। तो यहां से तुम्हारे पास नाइट्रोजन का मास आ गया। अब बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन का मास आ चुका है तो हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन। ये जो वैल्यू आने वाली है ये वैल्यू डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना लिया हुआ था हमने? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लिया था 0.3 ग्राम। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, 0.3 ग्राम इंटू 100, तो ये यहाँ पर परसेंटेज तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं आंसर में मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, लिख दो मोल्स इंटू मोलर मास, तो मास आ जाएगा। यहाँ पर मास आ गया, वही मास मैं यहाँ ले रहा हूँ, मास डिवाइड बाई टोटल मास, मतलब खुद का मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तो हमने सिंपल किया, हमें प्रेशर पता, वॉल्यूम पता, टेम्परेचर पता है, पीवी बराबर एनआरटी लगा के हमने मोल्स निकाले, मोल्स के बाद मास निकाल के परसेंटेज निकाल दिया। मोल कॉन्सेप्ट है एज इट इज। एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? एनसीईआरटी ने क्या किया है? थोड़े महान लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि ये जो टेम्परेचर दिया है 300, प्रेशर दिया हुआ है, उस पर वॉल्यूम पता है, तो उन्होंने क्या किया, यही टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है, उन्होंने यही वॉल्यूम 50 ml की जगह उन्होंने निकाला एचटीपी पे। उन्होंने क्या बोला कि मोल्स तो सेम रहेंगे दोनों टेम्परेचर प्रेशर पे, तो N1 बराबर N2 कर दिया, मतलब एक किसी डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे कुछ मोल्स होंगे, और एचटीपी पर भी, एचटीपी पर जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से मोल्स रहेंगे, मोल्स तो बराबर ही रहेंगे दोनों केस में। उन्होंने यहां लिख दिया P1 V1 अपॉन में T1, और यहां लिख दिया P V अपॉन में T एट एचटीपी। तो उन्होंने क्या किया, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर कौन सा? वही ड्राई गैस वाला लेना है, इंपोर्टेंट तो वो यही है, ड्राई गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हमने अभी लिया था, बराबर कर दिया। प्रेशर एचटीपी वाला, टेम्परेचर एचटीपी वाला, तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां से वॉल्यूम निकाल दिया तो डिवाइड बाय उन्होंने कर दिया 22.4 लीटर, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो मास आ जाएगा। वही तो किया है जो अपन ने किया है, इतना क्यों घुमाना उसमें, क्यों फॉर्मूला नया बनाना? उन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो दिया था उसके अलावा एचटीपी वाले पे वॉल्यूम निकाल दिया। एचटीपी पे वॉल्यूम पता होता तो डिवाइड बाय 22.4 से मोल्स पता चल जाते ना, उन्होंने वैसे मेथड किया है। अपन तो सीधा देखेंगे, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाए तो मास आ जाएगा, मास आ जाएगा तो परसेंटेज नाइट्रोजन भी आ जाएगा। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये मेथड। ड्यू मास मेथड बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात केवल यही थी कि हमें प्रेशर जो दिया हुआ है वो प्रेशर नहीं लेना, हमें ड्राई गैस का प्रेशर लेना है, तो एक्वस टेंशन हटाना पड़ेगा। आ जाओ जल्दी से, ये तो हो गया ड्यूमास मेथड। आ जाओ जेल्डाल पे, जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड हमने वैसे बेक टाइट्रेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब इसके क्वेश्चंस करवा दिए थे। यहां पर मैं केवल इसके जो एक दो पॉइंट्स वहां मैंने नहीं बताए थे वही बताने वाला हूं। किसी को जेल्डाल मेथड पूरा समझना अच्छे से क्वेश्चंस के साथ तो मैंने बेक टाइट्रेशन में समझाया हुआ है। यहां पर केवल प्रोसीजर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमने क्या किया, H2SO4 डाल के हीट किया तो नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम सल्फेट बना लेगा। अब अमोनियम सल्फेट जो है इसमें हमने NaOH डाल दिया। जब भी अमोनियम के सोल्ट होते हैं उसमें बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां से अमोनिया रिलीज हो जाती है, ये हम जानते हैं इनऑर्गेनिक से। क्या बोल रहे हैं, अमोनियम सोल्ट होता है, अमोनियम सोल्ट में तुम स्ट्रॉन्ग बेस मिला दो तो यहां से जो है ना अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। अमोनिया गैस जैसे रिलीज होगी इस अमोनिया को हम क्या कर देते हैं,
एक्सेस अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं, एक्सेस अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं, और फिर जो बचा हुआ एसिड है H2SO4 उसका बेक टाइट्रेशन करवा देते हैं NaOH के साथ, तो वहां से इसका एस्टिमेशन हो जाता है, मतलब यहां से अमोनिया जितने रिलीज हो रही है उसका मास आ जाता है। अगर अमोनिया का मास आ गया तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा, नाइट्रोजन का मास यहां से आ गया, टोटल मास तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया रहता है, इनटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन वहां पर करवाए हुए हैं, वो आप देख लेना, हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ नाइट्रोजन के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें H2SO4 डालेंगे वो अमोनियम सल्फेट ही नहीं बना पाता। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें जो नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है कि वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना पाए, क्या वहां जेल्डाल मेथड यूज कर पाओगे? वहां जेल्डाल मेथड यूज नहीं हो पाएगा। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी जेईई मेंस 2018 के आसपास 18 या 17 में एक क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लिख दो जल्दी से। क्या है? जेल्डाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। वैसे तो अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स नाइट्रोजन के जिनमें नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रो रूप में हो, एजो में हो, या नाइट्रोजन जो है रिंग में प्रेजेंट हो, जैसे पिरिडीन। पिरिडीन जानते हो आप? पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन ये होता है। अब अगर नाइट्रोजन जो है रिंग में प्रेजेंट है, या डाई एजो के रूप में प्रेजेंट है, या फिर वो नाइट्रो के रूप में प्रेजेंट है, तो उस केस में वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर अमोनियम सल्फेट ही नहीं बनेगा तो बेस डाल के अमोनिया तो बन नहीं पाएगा, इसलिए जेल्डाल मेथड इन कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर ये चीज? अच्छे से ठीक है, लिख दो इसे भी। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसीजर जो आज हमने पढ़ा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरा हो चुका है। वापस आ जाओ अपने गोल्डन पॉइंट्स पे, आ जाओ गोल्डन पॉइंट्स पे। तो आज हमने जो पढ़ा देख लो, कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन वाटर में, हेलोजन AgX में, सल्फर बेरियम सल्फेट में, फॉस्फोरस जो है 2 तरीके से, 1877 की क्रांति या 222 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। नाइट्रोजन के लिए हमने 2 बात की है, ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड। ड्यूमास में N2 में कन्वर्ट करते हैं, और N2 हमने कलेक्ट की है एक्वास सॉल्यूशन के ऊपर, तो वहां से एक्वास टेंशन का प्रेशर हटाना मत भूल जाना, आंसर गलत हो जाएगा। अमोनिया जो है ये बेक टाइट्रेशन से फाइंड आउट की जाती है, ये मैंने लेक्चर में समझाया, वहां देख लेना। इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोसीजर खत्म हो चुका है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बराबर प्रैक्टिस करना, और साथ में एक बार NCERT भी रीड कर लेना, ताकि कुछ ऐसा पॉइंट हो सकता है जेईई मेंस वाले, NTA वाले कुछ ऐसी खुरापाती दिमाग लगा के कुछ अलग से क्वेश्चन बना दें। NCERT जरूर एक बार नजर मार लेना। बट मैक्सिमम 95 to 96% हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इस तरीके से यहाँ रिवाइज करना। मिलते हैं। जय भारत।